आप कैसे तार साहब इसको एनालाइज करते हैं? भारत की देखें, वो तो बड़ी लंबी चौड़ी स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप है, गेम तो भारत ऑलरेडी ले चुका है, लेकिन अब हम इस लेवल पे आ गए हैं कि अमेरिकी सदर फोन भी नहीं करता, खत लिखता है। शिमा साहब, उसके 2-3 वजूहात हैं। एक तो पाकिस्तान की इंपॉर्टेंस आफ्टर द फॉल ऑफ काबुल, यहाँ पे जो लॉ मेकर्स थे वो इतनी इंपॉर्टेंस समझते नहीं है। दूसरा, अमेरिका की अपनी इकोनॉमी, अमेरिका की अपनी वीक फॉरेन पॉलिसी, और फिर उसके बाद दुनिया के बड़े बड़े मसाइल, जिस तरह मसाइल से मुराद ये है कि यूक्रेन वार, सारी टेंशन और पैसा अमेरिका का सक वो कर गए। फिर उसके बाद सबसे बड़ा दूसरा मसला इस वक्त चल रहा है जो इजराइल वार है, तो उसमें जब देखा जाता है उस तनाजर से तो फिर आपकी इंपॉर्टेंस बहुत कम रह जाती है। एक तो सबसे बड़ी वजह है। तीसरी बात ये, इसके बाद वो कहते हैं टूटे फूटे रिलेशनशिप हो, क्योंकि इस वक्त तीसरा जो मरीज नजर आ रहा है इस एरिया वो पाकिस्तान है। फाइनेंशियली मरीज हैं आप, तो आपको जरूरत है, आप मरीज हैं, आप क्लिनिक ढूंढते फिर रहे हैं, तो वो अमेरिका ने आपको कहा है कि हम आपको दवाई देंगे, लेकिन ये कि आप इस शर्त पे दवाई देंगे, दवाई इस शर्त देंगे, ईरान से आपने पाइपलाइन नहीं लानी है, तो ये चीज है। और सी पैक को फोल्ड करके रखना, जिस तरह खान साहब ने फोल्ड कर दिया। अब उसमें इस वक्त आप भी, आपके पास भी आप कोशिश कर रहे हैं हम दोनों तरफ से पैसे ले लें, इधर से आईएमएफ से पैसे ले लें और उधर से सी पैक से भी कुछ थोड़ा बहुत आ जाए तो बेहतर है, प्रॉपर्टी को बन जाए और मजीद दुबई और लंदन में। आपकी टारगेट ये है। अब इसमें आगे क्या होता है, आप किस तरीके से चल पाते हैं? अमेरिका के अंदर इलेक्शन है, ये इलेक्शन विल डिफाइन इवन इन द फ्यूचर ऑफ दैट रीजन एट द सेम टाइम। तीसरी उसमें बात यह है कि आपको पता, फिलिपाइन में जो चाइना वहां पे अपने साउथ चाइना सी के अंदर अपने सारा ही कब्जा करना चाहता है उस रूट के ऊपर, जो कि फिलिपाइन भी उस पर अपने क्लेम करता है। तो डॉक्टर जयशंकर साहब फिलिपाइन गए हैं और वहां पे जाके उन्होंने भी अपने मसल फ्लेक्स करने की कोशिश की वहां पे। और दूसरा, भारत इस वक्त जो मैं चीजें देख रहा हूं, वो जो रीजनल ऑटोनॉमी का बार बार वो कहते हैं कि हमने अपना इस रीजन के अंदर अपना किरदार अलग रखना है, वो भी अपने मसल फ्लेक्स कर रहे हैं। और खास ही साथ ही उनके रशिया के दौरे जो शुरू हुए और उसके बाद यूक्रेन के साथ भी बातें कर रहे हैं, उस वहां भी वो भी सिग्नल दे रहे हैं मुसलसल। इस वक्त खासकर यूक्रेन के फॉरेन मिनिस्टर इज ऑन द ट्रिप टू इंडिया, उस पर भी हम बात करते हैं मजीद कि उन्होंने किस तरह के बयान माजी में देते रहे और आज वो क्या चाहते हैं। ये भी एक नई डेवलपमेंट है आपके उस रीजन के अंदर। तीसरी सबसे बड़ी बात जो है वो, आई वाज वेरी सरप्राइज कि मोदी साहब आज बैठे हुए थे बिल गेट के साथ, और उन्होंने इलेक्शन कैंपेन के तवासत के साथ ही उन्होंने बड़ी बड़ी बातें की हैं। मैं हैरान था, चैट जीपीटी की बातें मोदी साहब ने की हैं, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की बातें की हैं, और फिर उन्होंने बताया है कि किस तरीके से नया जो डिजिटल इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन, दैट वाज अमेजिंग। इस वर्थ मैं चाहूंगा कि मेरे लोग पाकिस्तान की उस चीज को देखें कि आपके बच्चे उर्दू में ट्वीट कर रहे हैं और वहां उनकी सारी की सारी नजरें डिजिटल इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन पे और आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस पे वो मोनोपोली चाहते हैं आगे फ्यूचर में। दिस इज व्हाट द इंडियाज एम्बिशंस, टू हैव अ मोनोपोली ऑन आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस फील्ड। और फिर बिल गेट ने उसके बारे में क्या क्या कहा है, मोदी साहब ने क्या क्या कहा है, इट्स वर्थ लिसनिंग। तो उसमें चीमा साहब वर्सेस, मैं दुख के साथ ये कहूंगा, मैं हमेशा कोशिश तो मेरी होती है कि मैं इसको कंपेयर ना करूं, तो आप इस वक्त फिर भी मैं इसको ये कहूंगा कि रिवर्स गियर है आपका। आप एक लफ्ज कहा जाता है मूविंग फॉरवर्ड, आप अभी तक मूव फॉरवर्ड करने की सलाह, आपका मुझे लगता है पहला गियर खराब है, सिर्फ रिवर्स गियर में चल रहे हैं। आप इन सारी चीजों से निकल के आगे इकोनॉमी की बात नहीं करना चाहते, आप उस मोड में नहीं है। आपका आधा कंट्री जो है, मैंने आज बल्कि ट्वीट किया, आधा कंट्री शुफ बन चुका है, काले बकरे, काले जादू पे चलना चाहता है आधा कंट्री आपका। और दूसरा, मैंने आपके सीएसएस अफसरान के कपड़े उतारे हैं, आपके एचईसन वालों ने कुछ ने, और कुछ कपड़े उतारे थे हमारे जो कमिश्नर चट्ठा साहब थे। इस वक्त लग रहा है कि चट्ठा हो रही है, आधा मुल्क जो है आपके चट्ठे चला रहे हैं इस वक्त, क्योंकि हर बंदा ही जो है, इन 6 जज जो थे, हर वाकया जो इन्होंने बयान किया है वो बंदियाल साहब के दौर का था। उस वक्त ये क्यों नहीं निकले बाहर? एक जज के साले को उन्होंने शाट लगाते रहे हैं पकड़ के जर्सियों वाले, उसने रिपोर्ट क्यों नहीं की? उसने रिजाइन क्यों नहीं किया? इन 6 जजों में से एक ही रिजाइन कर कहता है पे। मैं आज बात हो रही है आपके मुल्क के अंदर के जो नया कमीशन बनाना है, तो शौकत सदीकी साहब उसको हेड करें। कुछ ग्रुप ये कह रहे, अभी दूसरा ग्रुप है वो कहता होगा बंदियाल साहब को बनाए उसका हेड। मेरा मकसद है कि चीमा साहब, व्हाई डोंट यू थिंक अबाउट इट कि फ्यूचर इकोनॉमी प्रॉब्लम है, टेररिज्म प्रॉब्लम है, दहशतगर्दी प्रॉब्लम है, उसके बारे में बात क्यों नहीं की जा रही आज? व्हाई आर यू नॉट प्लानिंग टू मूव फॉरवर्ड? आप पीछे की तरफ जाना चाहते हैं। चीनी बड़े नाराज हैं, वो उनकी एक टीम आई हुई है पाकिस्तान, वो कहते हैं हमें आप पे ट्रस्ट ही नहीं है। इधर नरेंद्र मोदी साहब बिल गेट से मिल रहे हैं, नेक्स्ट लेवल की। वो आज मैं एक बड़े बिजनेसमैन है उनसे मिल रहा था, उसने कहा यार क्या होता, हमारे इंडिया से अच्छे ताल्लुकात होते, कारोबार होते, चीजें नॉर्मलाइज होती, ये इधर हमारे बॉर्डर के साथ ही, और क्या नाम है उनका, मुकेश अंबानी साहब ने अपने बेटे की शादी की, तो जो बिल गेट का जहाज थले उतरिया सी, तो पाकिस्तान की सरहद जी थले हो गया सी, तो मतलब वो उधर चला गया, हमारे पास नहीं आया। अब हमारे पास बिजनेसमैन कोई नहीं आता, दहशतगर्दी बहुत ज्यादा हाई हो गई है, चीनी नाराज है तार साहब।
और उन्होंने अपनी टीम भेज दी। वो कहते हैं हमें आपकी टीम पे ट्रस्ट ही नहीं है। इसका तारसब यही मतलब होता है ना, जब कोई मुल्क अपनी टीम भेजता है तो इसका मतलब क्या होता है कि हमें आप पे ट्रस्ट नहीं है, आप हमारे लोगों की केयर नहीं करते। इसकी क्या कॉन्सिक्वेंसेज हो सकते हैं? एक ही दोस्त रह गया, एक बस, और बाकियों से तो तारसब लड़ाई है हमारी। शीमा साहब, मैं एक दिन जब बड़ा अरसा पहले, जब सीपैक शुरू करने से पहले, मैंने एक दफा बैठ के दोस्तों के साथ जब डिस्कस कर रहा था, मैंने कहा ये चाइना की स्टोरियां मशहूर है डेट ट्रैप की, ये डेट करके कर लेता है, तो ये पाकिस्तान के लिए अच्छा है। मैं अमेरिकन के साथ डिस्कस कर रहा था, बल्कि एक अमेरिकन डिप्लोमेट ने कहा कि हम आपको हमेशा ग्रांट देते हैं, ये लोन देते हैं और इतनी सख्त टर्म्स पे लोन दे रहे हैं कि जो आप डिस्क्लोज भी नहीं कर पाते। तो साथ एक दोस्त ने अजरा मजाक कहा था, उसने कहा इन्हें पंजाबियों का नहीं पता, ये हथ ला के वेखण गए। मेरे लिए बड़ा, मैं कहा यार इस बंदा इज नॉट पाकिस्तानी, हाउ ही नोस। बाद में जब मुझे वीजों की स्टोरी पता चली तो फिर मुझे पता चला, मैं कल को वाकई असा कहना यार साडे को पैसे को नहीं, अपना सीपैक चुक के लै जाओ, चुक के लै जान। सरकार चीमा साहब, एक छोटा सा वाक्य आपको बता, हमारे पंजाब के अंदर जो बंदा सबसे ज्यादा खतरनाक होता है, जो कर्जा ले लेता है, वो कहता है कसम चुआ लो तुहाडे पैसे बनते ने, देने भी नहीं लेकिन देंगे तां जब होंगे। सबसे ज्यादा खतरनाक होता है, आप उसको मार भी नहीं सकते, केस भी नहीं कर सकते, क्योंकि उसने कोर्ट में भी जाके यही कहना है, जज साहब छोटे छोटे मेरे ये 20 बच्चे हैं, सब हमारा ने, मैं कर्जा लिया था, दूंगा वापस, लेकिन दूंगा जब होंगे। क्या करेंगे? हाँ, यहाँ तो लंदन की प्रॉपर्टियां आपने जो ली हैं वो दुबई में, या तो वो आके इन पे आके कब्जे करें आके चाइनीज, तो फिर है चीमा साहब कर्जा इस वक्त भी आप IMF 8 बिलियन ले रहे हैं आप, उसमें से 2 वारदात होती किस तरह? मैंने आपको बताया था पाकिस्तान में वारदात अकेला ठेकेदार नहीं कर सकता, साथ ब्रिटिश एजेंट CSS वाले मिलते हैं, सारे तो मिलके वारदात डालते हैं। चीमा साहब ये 8 बिलियन पहले कुछ तो इधर ही खा पी जाएंगे, पता नहीं पहुंचने भी कि नहीं पहुंचे, जो पहुंचेंगे तरक्याती मंसूबों के मद में वो सारे खा पी जाएंगे। आपके ब्रिटिश एजेंट और ठेकेदार मिलकर वारदात डालते हैं और वही पैसा बाहर आता है। तो चीमा साहब गुर्दे आपके दिए जाएंगे। गुर्दे आपके किस तरह है? पेट्रोल महंगा होगा, बिजली महंगी होगी, गैस महंगी होगी, गुर्दे आपके देंगे। 8 बिलियन डॉलर सिर्फ करप्ट ठेकेदार और आपके ब्रिटिश एजेंट, ये सारे फैसले सारे लंदन टोरंटो पहुंचेंगे पैसे। चले, लेकिन चीमा साहब देखें, मैंडेट कौम चीख रही है इस वक्त भी। 250 मिलियन लोगों ने मैंडेट दिया था इमरान खान को भी, जिनका बच्चा जो था असेंबली में खड़ा होकर नारे मार लगाता था, मुराद सईद, हम उधर से पैसे स्विट्जरलैंड से लाएगी, इसके मुंह पे मारेगी, इसके भी करेगी तो उधर से भी लाएगी। मैंडेट तो कौम ने दिया था, भाई इनका करो हिसाब किताब, ये लेकर आओ जो पैसे स्विट्जरलैंड में पड़े। लेकिन है मजाक, वो लाने क्या है? मुसलसल बिलियंस जा रहे हैं वापस। कोई किसी ने, मेरे नए आर्मी चीफ साहब ने कहा था कि हम स्मगलिंग बलोचिस्तान में रोकेंगे, लेना डिसीजन, पैसा ही इतना है किस तरह रोकेंगे? जब स्टेट स्मगलिंग प्रमोट करती हो, ट्रेड प्रमोट ना करती हो, पता है, सबको पता है आपकी दहशतगर्दी का आपका उसकी आधी वजह यह है स्मगलिंग है आपकी, क्योंकि आपके हिफाजत करने वाले दोनों सूबों में, सूबा सरहद में और बलोचिस्तान में हिफाजत करने वाले स्मगलिंग कर रहे हैं। कि दूसरी साइड पे भी मैं इस चीज का तो बहुत बड़ा एडवोकेट हूं कि ठीक है कि मोदी साहब ने उनको नेशनलिज्म का उनको स्टेरॉइड पे कर दिया, लेकिन नेशनलिज्म जो है वो वाकई ही हिंदुत्व के हैं, और ठीक है क्योंकि हिंदू ज्यादा वहां पॉपुलेशन में, तो जाहिर है उनको हिंदुओं को ही उन्होंने सबक देना है, लेकिन उनको खास एंटी पाकिस्तान और एंटी इस्लाम जो टीका साथ लगाते हैं वो भी ज्यादती कर रहे हैं। चीमा साहब उसकी मैं वजह आपको बताता हूं। अब हम बात कर रहे हैं डिप्लोमेट्स की, मैंने ये डिप्लोमेट से भी बात की। डिप्लोमेट लफ्ज निकला है डिप्लोमेसी से। ये किधर की डिप्लोमेसी है कि आप एक दूसरे से बातचीत ही बंद करने करनी। डिप्लोमेसी का मेरी नजर में ये है कि करें जो आपकी मर्जी है, करें जो आपकी फॉरेन पॉलिसी है उस हिसाब से करें, एक दूसरे से मिलें तो सही, आप एक दूसरे से बात तो करें। आप, मेरा ये क्वेश्चन होगा बल्कि डॉक्टर जयशंकर साहब से भी उस साइड पे कि आप बात किए बगैर आप आगे किस तरह चलेंगे? आपको रिजर्वेशन एंड दहशतगर्दी की मैं मानता हूं, एग्री करता हूं, लेकिन डायलॉग तो शुरू करें। आप पूछे तो सही भाई, आप दहशतगर्दी क्यों नहीं रोक रहे हो? भाई कोई लिस्ट तो भेजे अपनी कि यार ये फला रिजर्वेशन है, इसको ठीक करें। मैं समझता हूं अगर डार साहब ने चले पहले की है इस चीज में कि हमें ट्रेड करना, दूसरी साइड से जवाब आना चाहिए तभी हम आपसे ट्रेड शुरू तब करेंगे अगर ये चीजें आप ठीक करें। आप सारी दुनिया में घूम रहे हैं, मैं बिल्कुल सही कह रहा हूं, आप बिल्कुल आले ऐलान कह रहे हैं कि वो है रीजनल पावर, किस तरह, लेकिन साथ एक पड़ोसी है उसके साथ बात नहीं करनी आप, इनके पास फिर आप ऑप्शन नहीं छोड़ेंगे कि अच्छा। दूसरा, मैं दर हकीकत चीमा साहब, मैं जिस चीज की एडवोकेसी मुसलसल कर रहा हूं वो ये थी, मैंने उधर भी समझाने की कोशिश ये की है कि मसाइल आपके चाइना के साथ कम है, वो पूरी स्टेट कहता है आपने कब्जा की, लेकिन आप ट्रेड कर रहे हैं उनके साथ, आप साइड लाइंस पे उनके फॉरेन मिनिस्टर को भी मिल रहे हैं, डॉक्टर जयशंकर साहब मिल रहे हैं उनको। और मैं इधर बार बार अगर ये कहता हूं कि इन्होंने नफरतों में अपने कान और आंखें बंद कर दी, तो आपने कौन सी खुली छोड़ी थी? आप भी तो यही कर रहे हैं। मैं तो चीमा साहब अपने कमेंट ही नहीं पढ़ता, अगर मैं कमेंट पढ़ दूं नीचे से मैं तो आपके साथ बात ही ना कर सकूं,
ऐसी ऐसी वाह याद करते हैं वो बच्चे उधर से बैठ के इंडिया से, वो कौन से फूल बरसा रहे हैं हमारे ऊपर। बिल्कुल मैं एग्री कहूंगा ये बात, मेजॉरिटी लोग ठीक है, इसमें कोई शक नहीं, लेकिन कई ऐसे ऐसे वाह याद बातें करते हैं, मैं तो अगर वो पढ़ लूं 2 दिन बाद नहीं कर सकता मैं। और पढ़े लिखे लोग, ये भी नहीं मैं कह रहा हूं पढ़, जेड़ा अंग्रेजी अच्छे तरीके लिख सकता है, इट मींस ही इज हैव ए डिसेंट एटलीस्ट हाई स्कूल तो हो गई ना मुझे मजा। लेकिन उधर भी नफरत इतनी कि मुझे समझ नहीं आती कि इस तरह इन सर्कमस्टांसेस में हाउ कैन यू मूव फॉरवर्ड। आप भी वहां से आप कहते हैं कि साउथ चाइना सी तो हम रीजनल पावर बन जाएंगे, पड़ोस में अगर आग लगी होगी तो फिर आप किस तरह बन जाएंगे भी आप। और मेरे ख्याल में ये इनको मुखालता है, पड़ोस में अगर कोई कंट्री आपकी पावर सक करना चाहेगा, दहशतगर्दी में आग लगेगी तो यू वॉन्ट बी एबल टू एंजॉय थिंग्स। पाकिस्तान उनको खिंचे ना, लेकिन ये पाकिस्तान का फाइनेंशियल मैटर है, लेकिन ये कि चाइना अगर, मुझे खदशा था पहले पिछली दफा जब सी पैक बनने लगी थी चीमा साहब, मैं आपको तफसीलात बताना चाहूंगा। जब सी पैक बनने लगी थी चीमा साहब, उन्होंने आपके हर शहर के अंदर चाइनीज जबान के स्कूल खोल दिए थे, हर शहर के अंदर बैंक ऑफ चाइना की ब्रांचें पाकिस्तान खुल रही थी, चाइनीज आके मुसलसल पाकिस्तानी लड़कियों से शादियां कर रहे थे। अगर दोबारा वो गेयर लगा यहां पे तो फिर आप भारत वाले फिर क्या कर लोगे आप फिलिपाइन जाते हो, उनके साथ कहेंगे जी हम साथ खड़े थे आसपास में, तो बॉर्डर तो ढेर सारा है, पाकिस्तान का तो बॉर्डर ही बहुत ज्यादा इंडिया के साथ। अगर वो आ गया यहाँ पे, सारा चाइना अंदर आ गया, सारा कुछ कर गया, फिर क्या करोगे आप श्रीलंका के पोर्ट के ऊपर आज बातें कर रहे हो, तफजात हैं, और ग्वादर छोड़ के वो बाघा पे भी आ गए तो फिर क्या करोगे आप। लेकिन ये कि इनकी, मैं वैसे पॉलिसी, मुझे इसमें आई हैव इशू विद इट, मैं वैसे जंगों के इन चीजों के हक में नहीं हूं, चीमा साहब ज्यादती है ये। मैं उस टॉपिक पे आना चाहता हूं जो मेरी एडवोकेसी थी। मेरी एडवोकेसी ये थी, पाकिस्तान के साथ ट्रेड शुरू करो, मसाइल साइड पे रख के ट्रेड शुरू होगा, पाकिस्तान में इन्फ्लेशन कम होगी, लोग आए जाएंगे, दूसरे मसाइल भी डाई डाउन हो जाएंगे, दूसरे भी हल हो जाएंगे मसाइल। दिस इज व्हाट आई बिलीव इन इट। लेकिन आपकी बात बिल्कुल ठीक है, मुझे अफसोस हुआ है कि हाई कमीशन के अंदर वहां पे नहीं गए वो, इसमें मुझे अफसोस हुआ, इसमें अफसोस हुआ जाती है। और मैं सबसे बड़ी बात ये बताऊंगा, मैंने यहां पे क्वेश्चन किया कई दफा वाशिंगटन डीसी के अंदर, दोनों साइडों पे पहले ऐसे हालात नहीं थे, टिट फॉर टैट चल रहा है बिल्कुल एक दूसरे। लेकिन तार साहब एक क्वेश्चन अक्सर आता है, जो डिप्लोमेट होते हैं वो तो बड़े सॉफ्ट होते हैं, उनकी नहीं ट्रेनिंग तालीम, उनका मिलना गिलना, वो बड़े मंझे डिप्लोमेट होते हैं। यहाँ पे भी हम मिलते हैं, इंडियन डिप्लोमेट्स को मिलते हैं, बाकी डिप्लोमेट्स को मिलते हैं, बड़े डिसेंट और बड़े, उनका एक जैसे हमारे जाते हैं वो भी बड़े डिसेंट और अच्छे तरीके से। लेकिन ये सियासतदानों के ऑर्डर है पीछे से, नहीं करना, नहीं करना। अब जारी बात है मैं बल्कि करंट रजीम से पहले I used to go to the India's embassy on the events. I used to be on the list as a guest, क्योंकि मैं I'm an American, मेरे पास तो पाकिस्तान की शरीयत ही नहीं है इस वक्त, और मैं यहाँ परमानेंट, I am nothing but an American। लेकिन ये रजीम चेंज हुई है, उसके बाद कोई इतनी ही कोई नफरतें शुरू कर दी हैं, उस पर खैर मैं ज्यादातर कई दफा तो मैं उनको ब्लेम नहीं करता, क्योंकि मैंने कल परसों भी शायद कहा था कि उनका 600 साल का हॉलोकॉस्ट है, लेकिन उसमें फिर वही कहूंगा ना, यू हैव टू मूव फॉरवर्ड नॉट बैक। वो मैं मानता हूं बात, कॉलोनियलिज्म था वहां पे, ठीक है, वहां पे अब्दाली आते रहे, ठीक है, लेकिन हाउ यू गोना मूव फॉरवर्ड, यू हैव टू मूव फॉरवर्ड विद इट। माजी को देखकर, गाड़ी की पिछली साइड पर देखकर गाड़ी फ्रंट पे नहीं चलती, पिछले शीशे में देख के आपको फ्रंट शीशे में देखना होगा, यू हैव टू मूव फॉरवर्ड विद इट। हाँ, अगर पीछा कहते सुते शेर जगाने में तो लगे रहो, फिर कौन ये थे 1865 में ये हुआ था, 1870 में ये हुआ, ठीक है, पर करो, दिस इज हाउ यू वांट टू मूव ऑन, देन देयर इज नो सॉल्यूशन। लेकिन ये कि मुझे अफसोस हुआ कि 23 मार्च पे लोग नहीं जा सके। हालांकि मैं हमेशा ये कहता हूं कि आई लव इंडिया, मैं लव इंडिया, उसकी वजह ये है majority of the people, they are good people, or not only in India, everywhere in the world, majority of the people, 90% people, they are born good people. If you treat them right, they respond right. 10%, 8% लोग तो they are born trouble maker, तो you cannot please them to begin with। इसी वजह से मैं अपने कमेंट्स नहीं पढ़ता हूं चीजों के नीचे, क्योंकि मुझे पता है 2-3% लोगों की वजह से मैं अब लोगों से प्यार करना छोड़ दूं, मैं इंडिया के खिलाफ बातें करना शुरू कर दूं। इट्स नॉट गुड एट ऑल, इट्स नॉट अ सॉल्यूशन, मैटर ऑफ फैक्ट इट्स नॉट अ सॉल्यूशन। लेकिन चीमा साहब, दिस इज वेरी राइट, मुझे अफसोस हुआ कि मैं जाना चाहिए था, और अगर इन्होंने बुलाया था तो जाना चाहिए था मेरे ख्याल में, क्योंकि कहीं ना कहीं से स्टार्ट लेना होगा, आगे मूव फॉरवर्ड होना चाहिए था। मैं बिल्कुल चीमा साहब, आप इनके मैं मंत्र जो इन्होंने बनाया उसको भी सपोर्ट करता रहा हूं। मैं मोदी साहब को भी कहता हूं कि ही हैज टेकन इंडिया टू नेक्स्ट लेवल, बिकॉज़ ही इज हिंदू एंड ही इज प्रमोटिंग हिंदुइज्म, दैट्स फाइन, देयर इज नथिंग रॉन्ग विद इट। लेकिन हाँ, अगर नफरतों में इस तरह रहना है तो नफरतें आपको कहीं आगे नहीं लेके जाएंगे आप। और फिर एक और बात है चीमा साहब, मैं और बात बताऊं, अगर आपको नफरत सिर्फ पाकिस्तानियों से है, मैं ये भी समझता हूं, इस्लाम के लिए तो आपके सारे आप गल्फ स्टेटों से आप जाके सिविलियन अवार्ड ले रहे हैं, आप जाके अफगानियों के साथ बैठ के लबी डबी हो जाते हैं, फिर नफरत सिर्फ आपकी पाकिस्तानियों के लिए। अफगानियों ने जाके सारा जो इंडिया में करते रहे, वो अफगानी थे, पाकिस्तानी नहीं थे जो अब्दाली वगैरह थे। उनके मामले में आके फिर भूल जाते हैं आप चीजें। या तो फिर स्टैंडर्ड अपना एक रखे ना कि आपको इस्लाम से भी नफरत है तो हर चीज से नफरत है, आप हायर सिविलियन अवार्ड भी लेते हैं, मिडिल ईस्ट में जाके आप लेबर भी करते हैं, काम भी करते हैं, और उनसे सारा कुछ, या तो फिर स्टैंडर्ड एक रखें। लेकिन पाकिस्तान के हवाले से भी मेरे ख्याल में द ओनली सोल्यूशन यू हैव टू मूव फॉरवर्ड, आपको नफरतों से आपको भी बाहर आना होगा, वरना फिर
उधर से तो पहले ही हालात खराब है ना। वो मुझे बात नहीं भूलती उसकी, एक दफा जब वो मेरे ख्याल है पुलवामा का वाकया हुआ था, तो हमारे ब्रिटिश शम्स साहब थे हाई कमिश्नर इंडिया बरतानिया में। उन्होंने कहा था ठीक है जी, किसी ने सवाल किया, सुना जी भारतीय तैयारी इस्लामाबाद आ गए। उन्होंने कहा अपने नुकसान करेंगे, इकॉनमी खत्म हो जाएगी, हमारे पास तो आई कुछ नहीं। हाँ, तो फिर वो इन्होंने अगर बिहेवियर ये रखना है तो फिर 8.4% से फिर वो कुर्बानी तो आपने देनी, हमारी तो नेगेटिव 8.4% है। हाँ नहीं, मेरा ख्याल है कि शायद इलेक्शन का टाइम है, इलेक्शन तो है, इलेक्शन है तो इलेक्शन के बगैर भी मैंने देखा है कि उस साइड पे भी नफरतों में कमी नहीं। कम लोग हैं जो पढ़े लिखे कुछ लोग हैं जो कहते हैं कि नहीं हेटरेड इज नॉट वर्किंग, लेकिन उधर भी लोग हैं कहते नहीं तालिबान इन एनी फॉर्म, हर रिलीजन के अंदर तालिबान मौजूद है, हर रिलीजन के अंदर। ये भी मेरा एक तजर्बा है और उनको कंट्रोल रखना चाहिए उनको, वरना आप हर रिलीजन के अंदर क्रिश्चियनिटी है, जूदाइज्म देख लेना, और फिर उसी तरह हर मजहब के अंदर तालिबानी एलिमेंट मौजूद होते हैं। आप यू हैव टू कीप द लिड ऑन दैट, अदरवाइज फिर वो पूरी सोसाइटी को कोलैप्स कर देते हैं। बिल्कुल सही कह रहे हैं तार साहब। इधर भी जब हाई कमीशन बुलाते हैं तो सारे पाकिस्तानी जाते हैं, सिविल सोसाइटी, एकेडेमिया, मीडिया, पॉलिटिशियन, स्पोर्ट्समैन, म्यूजिशियन जाते हैं, उधर भी जारी बात है वो बुलाते हैं। तो दोस्तों, जैसे कि आपने क्लिप में देखा कि भाई भारत ने अमेरिका की वीक पॉलिसी का सबसे ज़्यादा फायदा जो उठाया ना भाई, वो भारत ने उठाया, वो मोदी ने उठाया भाई साहब। ठीक है भाई साहब, बड़े बड़े एनालिस्ट यही बात कर रहे हैं। ठीक है, भारत ने अमेरिका के साथ संबंध मजबूत किए हैं, लेकिन साथ ही रूस, यूरोप, खाड़ी देशों और ग्लोबल साउथ के साथ भी रिश्ते बनाए रखे हैं, जिससे भाई भारत की फॉरेन पॉलिसी एकदम बैलेंसिंग वे में चल रही है। ठीक है भाई साहब, ना भाई हम किसी के साथ में अलाइनमेंट करते हैं कि भाई साहब हम किसी के साथ डिफेंस पैक्ट भी नहीं करते हैं भाई साहब, वो तगड़ा वाला, मतलब कि वैसे छोटा मोटा तो होता रहता है कि भाई हाँ चलो डिफेंस में इक्विपमेंट वगैरह का लेन देन होगा, हमारे फौजी वगैरह आएंगे, ठीक है भाई साहब, क्या बोलते हैं, मिलिट्री डील्स वगैरह होंगी, बस ये चीज़ करता है भारत। लेकिन भाई ये पाकिस्तान की तरह ये चीज़ नहीं करता कि भाई देखो चलो भाई हम डिफेंस पैक्ट कर देते हैं, अपने परमाणु हथियारों को मतलब कि बेच देंगे, मतलब कि इनके लिए मतलब कि सिक्योरिटी देंगे, ये करेंगे। भाई ऐसा सीन नहीं है भाई भारत का। भाई अपने भारत के पास जो एसेट्स हैं वो नॉट फॉर सेल्स भाई, वो सिर्फ भारतीयों के लिए हैं। ठीक है सर, भारतीयों की सुरक्षा के लिए हैं भाई साहब, वो किसी को मतलब कि किसी के लिए गारंटी वारंटी नहीं है भाई साहब, बात तो यही है। ठीक है भाई, और क्या बोलते हैं, इससे भारत के पास ना विदेश नीति का विकल्प बने बने रहे हैं कि भाई हम मतलब सबके साथ में हमारी अलाइनमेंट वाली नीति रही है। ठीक है, रूस के साथ संबंधों को भारत ने बनाए रखा है। यूक्रेन युद्ध के बाद अमेरिका और यूरोप ने रूस पर भारी दबाव बनाया, लेकिन भारत ने रूस के साथ अपने पुराने रक्षा और ऊर्जा संबंध पूरी तरह ख़त्म नहीं किए। इससे भारत ने अपनी ऊर्जा सुरक्षा और रणनीतिक हितों को प्राथमिकता दी है। रूस से मिलने वाली डिस्काउंटेड क्रूड ऑयल ने भारतीय रिफाइनर्स को महत्वपूर्ण आर्थिक अवसर दिया है। भारत ने रूसी तेल खरीदते हुए भी पश्चिमी देशों के साथ अपने आर्थिक संबंध बनाए रखे हैं। वह भारत की मल्टी अलाइनमेंट पॉलिसी का उदाहरण बना है। अमेरिका चीन प्रतिस्पर्धा का फ़ायदा उठाया भाई भारत ने, मतलब चाइना वन पॉलिसी के तहत भाई सब सारी कंपनीज जो थी ना भाई अमेरिका की, वो सारी की सारी भाई अब भारत के अंदर आ गई। वैसे ताइवान से भी भारत के अंदर आ गई भाई बहुत सारी चीज़ें, मतलब ताइवान के अंदर भी गई, बहुत सारी चाइना कंपनी गई हैं, लेकिन भाई साहब बहुत सारी कंपनी ताइवान से भी भारत के अंदर आई है। तो भाई चाइना वन पॉलिसी का फ़ायदा भाई बहुत ज़्यादा भारत को हुआ है। अमेरिका और चीन के बीच बढ़ती स्ट्रैटेजिक राइवलरी ने भारत का महत्व बढ़ा दिया। अमेरिका इंडो पैसिफिक में भारत को एक महत्वपूर्ण पार्टनर के रूप में देखता है। इसका फ़ायदा भारत ने डिफेंस टेक्नोलॉजी इन्वेस्टमेंट्स और सप्लाई चेन कोऑपरेशन बढ़ाने में उठाया। ठीक है, पश्चिमी कंपनियां चीन पर अपनी मैन्युफैक्चरिंग डिपेंडेंस कम करना चाहती हैं। ठीक है, वैसे भारत ने इस बदलाव को मैन्युफैक्चरिंग, इलेक्ट्रॉनिक्स, सेमीकंडक्टर्स और सप्लाई चेन्स में इन्वेस्टमेंट्स आकर्षित करने के अवसर के रूप में इस्तेमाल किया। भारत का संदेश साफ यही रहा है कि भाई पार्टनरशिप का मतलब किसी दूसरे देश की फॉरेन पॉलिसी को पूरी तरह स्वीकार करना नहीं है। भारत अमेरिका के साथ कोऑपरेशन करता है, लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि भाई अपने नेशनल इंटरेस्ट के अनुसार फैसले लेने की स्वतंत्रता भी रखता है भारत। ठीक है भाई, भारत जब अमेरिका को इंडो पैसिफिक, चाइना और ग्लोबल सप्लाई चेन्स के मुद्दों पर भारत की ज़रूरत बढ़ी, तो भारत की निगोशिएटिंग पोजीशन भी मजबूत हुई। यानी भारत केवल अमेरिका से कुछ मांगने वाला देश नहीं है, बल्कि अमेरिका के लिए भी एक महत्वपूर्ण स्ट्रेटेजिक पार्टनर बन गया है। ठीक है, अमेरिका और भारत के बीच डिफेंस कोऑपरेशन, टेक्नोलॉजी शेयरिंग और मिलिट्री एक्सरसाइज बढ़े हैं। भारत ने इसका इस्तेमाल अपनी डिफेंस कैपेबिलिटीज़ को डाइवर्सिफाई करने और एडवांस्ड टेक्नोलॉजी तक पहुंच बढ़ाने के लिए किया है। भारत ने अमेरिका के साथ पार्टनरशिप बढ़ाते हुए फ्रांस, जर्मनी और दूसरे यूरोपीय देशों के साथ भी अलग अलग स्ट्रेटेजिक और इकोनॉमिक रिलेशनशिप विकसित किए हैं। इससे भारत की फॉरेन पॉलिसी ऑप्शंस में और व्यापक वृद्धि हुई है। ठीक है, अब
जब दुनिया अमेरिकी चीन राइवलरी और रशिया यूक्रेन कॉन्फ्लिक्ट जैसे मुद्दों पर विभाजित है, भारत ने खुद को एक ऐसे देश के रूप में प्रस्तुत किया है जो अलग अलग पक्षों से बातचीत कर सकता है। इससे ग्लोबल साउथ में भारत की डिप्लोमेटिक रेलिवेंस बढ़ी है। इसे केवल क्या बोलते हैं भाई भाई इससे ये केवल ये चीज़ देखी जा सकती है भाई, अमेरिका कमज़ोर हुआ है और भारत की मतलब की पोजीशन बढ़ी है, ठीक है भाई। और भाई क्या बोलते हैं, अमेरिका की स्ट्रेटेजिक प्रायोरिटीज़ में बदलाव और बड़ी शक्तियों के बीच कंपटीशन ने भारत को अधिक बार्गेनिंग पावर दी है और स्पेस दिया है, और भारत ने अपनी डिप्लोमेसी और इकोनॉमिक स्केल के ज़रिए उस स्पेस का इस्तेमाल भी किया है, ठीक है। यानी कि भाई साहब यानी भारत की रणनीति मोटे तौर पर यही रही है कि अमेरिका से टेक्नोलॉजी प्लस इन्वेस्टमेंट्स प्लस डिफेंस कोऑपरेशन प्लस रूस से एनर्जी प्लस डिफेंस रिलेशनशिप प्लस यूरोप से ट्रेड प्लस टेक्नोलॉजी, मिडल ईस्ट से एनर्जी प्लस इन्वेस्टमेंट्स, ग्लोबल साउथ से डिप्लोमेटिक इन्फ्लुएंस, ठीक है। इसी वजह से भारत की विदेश नीति को अक्सर स्ट्रैटेजिक ऑटोनॉमी और मल्टी अलाइनमेंट के नज़रिए से समझा जाता है भाई, क्योंकि भाई भारत किसी के साथ में मतलब अलाइनमेंट नहीं करता भाई, अलायंस किसी के साथ में भी नहीं करता। दोस्ती भारत की सबके साथ है, मैं है रूस, जापान, ठीक है, ऑस्ट्रेलिया, ठीक है, और खाड़ी देश मतलब कि ग्लोबल साउथ, वो सबके साथ में भाई सब भारत की मतलब कि विदेश नीति है, कूटने की नीति है, कूटने वाली नीति है, मतलब सबके साथ में नीति है, मल्टी अलाइनमेंट की है भाई। अमेरिका के साथ भी हमारी दोस्ती है, चाइना के साथ भी दोस्ती है भाई सब, और रशिया के साथ तो भाई सब गहरे ताल्लुकात हैं, गहरे रिश्ते हैं भाई भारत के भाई सब। क्या बोलते हैं, रशिया को हम कभी भी पीछे नहीं छोड़ते भाई, रशिया का हम हमेशा साथ देते हैं, और रशिया भी भाई हमारा साथ देता है बहुत ज़्यादा भाई, यूएनएससी की मतलब कि परमानेंट सीट के लिए ना भाई साहब, रशिया हमारा हमेशा साथ देता है भाई, हमेशा हमेशा, यहाँ तक कि अमेरिका भी मतलब कि साथ दे देता है। लेकिन भाई ये चाइना जो है ना, चाइना ये डंगा लगाता है भाई भारत को यूएनएससी के परमानेंट सीट देने से, ठीक है। सर भारत को ऑफर भी हुई थी, लेकिन भाई सो उस टाइम पे मतलब कि भाई रिजेक्ट कर दिया गया था भाई, वो समझ नहीं आया था भाई वो क्यों रिजेक्ट किया गया था। आज जाके भाई भारत को इतना फ़ायदा होता है वो, अगर वो परमानेंट सीट भारत को मिल जाती तो यूएनएससी की। खैर भाई अब क्या कर सकते हैं भाई साहब, पहले जो काम हुए हैं उससे भाई सुधारने का इसी सरकार ने बेड़ा उठाया, तो क्या कर सकते हैं। तो खैर तो दोस्तों, अगर आपको हमारी ये वीडियो पसंद है तो कम से कम व्हाट्सएप पर जरूर शेयर कीजिएगा, साथ साथ चैनल को सब्सक्राइब करके हमारा मनोबल जरूर बढ़ेगा, ताकि हम आपके लिए ऐसे ही मनोरंजन वीडियो बनाते रहें। तो गाइस मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।